नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को झारखंड सचिवालय, रेलवे, पंचायत सचिव, उत्पाद सिपाही, जेटेट या और एनी अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कराया जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे चीज़ों की तैयारी कराया जाता है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अभी दोस्तों, यह जो लोक साहित्य से संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, यह जो टॉपिक है, यह आपके सचिवालय में, झारखंड सचिवालय में, उत्पाद सिपाही में, जेटेट के एग्ज़ाम में, या फिर पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, या फिर हाई स्कूल से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में यह वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसलिए आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अब इस चैनल के माध्यम से दोस्तों लोक साहित्य का पार्ट अब हम लोग का समाप्त हो जा रहा है आज के बाद। इसके बाद मैं आप लोगों को व्याकरण से संबंधित जो भी चैप्टर बाकी है उन सबको करवाऊंगा। साथ ही साथ झारखंड से रिलेटेड जीएस का पेपर और जो फाइनल जीएस वाला जो पेपर होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से सचिवालय, पंचायत सचिव, उत्पाद सिपाही ये सब में प्रश्न बनते हैं, उन सभी हॉट टॉपिक को मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। और आप लोगों के लिए एक खास न्यूज़ है, जो भी झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए यह खास करके है कि आप 14 तारीख तक MSH क्लासेस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है उसमें ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि यह आपकी तैयारी को आंकने का सही माध्यम देगा। आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा ले टेस्ट सीरीज में, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज का ऑफर जो है वह 14 मार्च तक है। 15 मार्च से टेस्ट स्टार्ट है। हर 2 दिन में टेस्ट होगा, फुल्ली एग्ज़ाम पैटर्न पे होगा और 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। जिस तरह से एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा नागपुरी पेपर में, तो वही 100 क्वेश्चन आप लोगों को इस टेस्ट में लिया जाएगा, और जो कि पूरी तरह से एग्ज़ाम बेस्ड होगा। जिस तरह से सचिवालय में एग्ज़ाम में आएगा उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया गया है। इसलिए आप लोग टेस्ट सीरीज में अवश्य भाग ले। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी लोक साहित्य का अंतिम क्लास करने जा रहे हैं, जो कि लोक साहित्य से संबंधित प्रश्न उत्तर का है। हम लोग थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज यह जो वीडियो है दोस्तों, यह उससे संबंधित प्रश्न उत्तर का है और यह आज लास्ट है। इसके बाद भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आप लोगों को और भी कुछ प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आज समझ लीजिए कि यह लास्ट है। कल से आप लोगों का नागपुरी का क्लास शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न, डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने लोकगीत के कै भाग में बांट है। जो डॉक्टर कृष्णलाल हंस है उन्होंने लोकगीत को कितने भागों में बांटा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 4 भाग में, दूसरा ऑप्शन है 5 भाग में, तीसरा ऑप्शन है 6 भाग में और चौथा ऑप्शन है 7 भाग में। तो कितने भागों में बांटा है? तो कृष्णलाल हंस ने लोकगीत को 6 भागों में बांटा है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकगीत के कै भाग में बांट है। जो डॉक्टर सत्येंद्र है इनके द्वारा लोकगीतों को कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 4 भाग में, दूसरा ऑप्शन है 5 भाग में, तीसरा ऑप्शन है 7 भाग में और चौथा ऑप्शन है 8 भाग में। तो कितने भागों में सत्येंद्र के द्वारा लोकगीत को बांटा गया है? तो दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड नंबर। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीत कर कै वर्ग बताए हैं? जो लोकगीत है उसका कितना वर्ग या कितना भाग में बताया गया है? किसके द्वारा? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6 भाग में। तो कितने भागों में बताया गया है? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा भी 5 भाग बताया गया है लोकगीत का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को याद करना है, सत्येंद्र और कृष्णदेव उपाध्याय इन दोनों ने लोकगीतों को 5 आधारों पे वर्गीकरण किया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर।
डॉक्टर श्यामचरण दुबे ने नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण के आधार पर कर है। यहाँ पे श्यामचरण दुबे जो है वह नागपुरी लोकगीत को कितने आधारों पे बांटे हैं, तो कितने आधार पे बांटे हैं? पहला ऑप्शन है 2 आधार पे, दूसरा ऑप्शन है 3 पे, तीसरा ऑप्शन है 5 पे और चौथा ऑप्शन है 4 पे। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर श्यामचरण दुबे जो है वो उन्होंने भी 5 आधारों पे लोकगीतों का वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख चुके? डॉक्टर सत्येंद्र देख चुके, कृष्णदेव उपाध्याय देख चुके और डॉक्टर श्यामचरण दुबे, इन तीनों ने लोकगीत को कितने आधार पे बांटा है? तो 5 आधार पे बांटा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से लिंक लगा के आप लोग याद कर सकते हैं, इन तीनों ने लोकगीत को कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा है। जबकि कृष्णलाल हंस के द्वारा लोकगीत का कितना वर्ग बताया गया था? तो 6 वर्ग बताया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे यह प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है, 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर तेज नारायण लाल ने लोकगीत के कई वर्ग में विभाजित कर है। जो तेज नारायण लाल है उनके द्वारा लोकगीत को कितने वर्गों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 5 भाग में, दूसरा ऑप्शन है 6 भाग में, तीसरा ऑप्शन है 7 भाग में और चौथा ऑप्शन है 8 भाग में। तो तेज नारायण लाल के द्वारा कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 7 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। अभी तक हम लोग 2 ही अंतर देखे हैं। एक कृष्णलाल हंस के द्वारा हम लोग देखे हैं कि वह 6 भाग में किए थे और तेज नारायण लाल के द्वारा, दोनों लाल है दोस्तों, 6 और 7 में बांटा है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, इससे लिंक भिड़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। कौन लोकगीत के वैज्ञानिक आधार पर बांट है? लोकगीतों का बंटवारा किसने वैज्ञानिक आधार पर किया है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर श्यामचरण दुबे, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र और चौथा है डॉक्टर तेज नारायण लाल। तो किनके द्वारा वैज्ञानिक आधार पर कौन बांटा है? तो डॉक्टर तेज नारायण लाल ने वैज्ञानिक आधार पर लोकगीत को बांटा है। और लोकगीत को वैज्ञानिक आधार पर बांटा है और कितने आधार पर बांटा है? तो दोस्तों 7 आधार पर बांटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7वां नंबर का प्रश्न। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी ने लोकगीत कर वर्गीकरण में सबसे बगरा ध्यान का में दिलाएं। लोकगीत का वर्गीकरण जब डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी कर रहे थे तो इस वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा ध्यान वह किस चीज़ में देते हैं? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है धार्मिक में, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु में, तीसरा ऑप्शन है राग छंद में और चौथा ऑप्शन है लय ताल में। तो किस में दिए थे दोस्तों? तो विषय वस्तु पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिए थे, बगरा ध्यान अर्थात ज़्यादा। तो ज़्यादा ध्यान किस पे दिए? विषय वस्तु पे। विषय वस्तु के आधार पे ही इन्होंने लोकगीतों का बंटवारा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी ने लोकगीत के कई भाग में बांट है? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लोकगीतों को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है आपके सामने 4 भाग में, दूसरा ऑप्शन है 5 भाग में, तीसरा ऑप्शन है 6 भाग में और चौथा ऑप्शन है 7 भाग में। तो कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। विशेश्वर प्रसाद केसरी ने भी लोकगीत का 6 वर्ग बताया है, 6 भेद बताया है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीत के कई भाग में बांट है? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लोकगीत का बंटवारा कितने वर्गों में किया गया है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ग में, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ग में, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ग में और चौथा ऑप्शन है 7 वर्ग में। तो कितने वर्गों में किया गया है? तो भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीतों को 7 वर्गों में बांटा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। डॉक्टर कुमारी वासंती ने कौन किताब में लोकगीत कर वर्गीकरण कर है? डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा कौन सा ऐसा किताब है जिसमें उन्होंने लोकगीतों का वर्गीकरण किए हैं? तो आपको उन किताब का नाम बताना है। उस किताब का नाम के लिए पहला ऑप्शन है नागपुरी लोकगीत के छंद, दूसरा ऑप्शन है नागपुरी लोकगीतों का सार, तीसरा ऑप्शन है नागपुरी लोकगीत और चौथा ऑप्शन है नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण। तो किस किताब में दोस्तों? तो हम लोग यहाँ पे डॉक्टर कुमारी वासंती का जो किताब है वह नागपुरी लोकगीत के छंद, यही किताब में इन्होंने नागपुरी लोकगीतों का बंटवारा किया है राग छंद के आधार पर, ठीक है।
तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। डॉक्टर कुमारी वासंती ने कई किस्म से लोकगीत कर बंटवारा कैर है। कुमारी वासंती के द्वारा लोकगीतों का बंटवारा कितने वर्गों में किया गया है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 6 भागों में, दूसरा ऑप्शन है 7 भागों में, तीसरा ऑप्शन है 8 में और चौथा ऑप्शन है 9 में। तो कितने भागों में किया गया है दोस्तों? तो 9 भागों में किया गया है। कुमारी वासंती के द्वारा लोकगीत को 9 वर्गों में बांटा गया है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रस कर आधार पर लोकगीत कर कै भेद आहे। रस के आधार पर लोकगीत का कितना भेद होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 4 भेद होता है, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथा 5 भेद होता है। तो रस के आधार पे लोकगीत का कितना भेद होता है दोस्तों? आप लोग सबको पता है 4 भेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। कौन लोकगीत के समाज का हृदय गान माइन है? कौन जो है वह समाज का हृदय गान माना है? किसको? लोकगीतों को। लोकगीतों को समाज का हृदय मानने वाला व्यक्ति कौन है? आपके पास पहला ऑप्शन है कुमारी वासंती, दूसरा ऑप्शन है आचार्य प्रसाद हजारी, तीसरा ऑप्शन है वेद प्रसाद और चौथा ऑप्शन है श्यामचरण दुबे। तो किनके द्वारा हृदय गान माना गया है समाज का? तो डॉक्टर आचार्य प्रसाद हजारी के द्वारा, ठीक है। आचार्य प्रसाद हजारी ने लोकगीतों को समाज का हृदय गान माना है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। केकर कथन है लोकगीत हमारे जीवन का महासमुद्र है। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कहा गया है कि लोकगीत जो है वह हमारे जीवन का महासमुद्र है? अर्थात लोकगीत जो है जिस तरह से समुद्र में हर छोटी छोटी धारा मिलके समुद्र का निर्माण करती है, उसी तरह लोकगीत में हर छोटा छोटा गीत मिलके लोकगीतों का भंडार बना देता है, ये कहा गया है। तो किसके द्वारा कहा गया है? पहला ऑप्शन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा, दूसरा है डॉक्टर कुंज बिहारी दास के द्वारा और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा, चौथा है डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा। इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा कहा गया है कि जो लोकगीत है वह हमारे जीवन का महासमुद्र है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। इकर में से के अपौरुषे कहल गेलक है। अपौरुषे अर्थात अपौरुष अर्थात पुरुष नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो किसको कहा गया है? जिसमें पुरुषों समान शक्ति है उसी को अपुरुष कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से लौह पुरुष हम लोग जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो यहाँ पे वैसे ही अपौरुष किसको कहा गया है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लोकगीत के, दूसरा ऑप्शन है लोक साहित्य के, तीसरा ऑप्शन है मुहावरा के और चौथा ऑप्शन है शिष्ट साहित्य के। तो किसको कहा गया है? तो यहाँ पे लोक साहित्य को कहा गया है दोस्तों, ठीक है। लोक साहित्य को अपौरुषे कहा गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। डॉक्टर सत्या गुप्ता ने कई आधार पर लोक विश्वास के बाइट है। लोक विश्वास जो लोक साहित्य का एक आधार है दोस्तों, तो यहाँ पे लोक विश्वास को कितने आधारों पे बांटा गया है? किसके अनुसार? डॉक्टर सत्या गुप्ता के अनुसार आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2 आधार पे, तीसरा ऑप्शन है 3 आधार पे और तीसरा ऑप्शन है 4 पे, चौथा है 5 पे। तो कितने आधारों पे बांटा गया है लोक विश्वास को? तो लोक विश्वास को दोस्तों 2 आधारों पे बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। सामाजिक लोक विश्वास के कई आधार पर विभाजित करल गए हैं। जिस तरह से लोक विश्वास को किया गया है उसी तरह से यहाँ पे सामाजिक लोक विश्वास का एक भाग होता है दोस्तों सामाजिक लोक विश्वास। और इस सामाजिक लोक विश्वास को कितने आधारों पे बांटा गया है? तो कितने आधारों पे बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 3 आधार पे, दूसरा 4 पे, तीसरा 6 पे और चौथा 5 पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सामाजिक लोक विश्वास है उसको 5 आधारों पे विभाजित किया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है लोक कथा कर जन्म स्थली के मानल जाए है।
अर्थात लोक कथा है उसका जन्म स्थान किसको माना गया है? तो किसको माना गया है? पहला ऑप्शन है भारत को, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर को, तीसरा ऑप्शन है नेपाल को और चौथा ऑप्शन है मिस्र को। तो किसको माना गया है दोस्तों? तो लोक कथा का जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, भारत में ही वेद उपनिषद वगैरह का वर्णन है, मिलता है, तो यहीं से लोक कथा का भी जन्म होता है। तो इस तरह से भारत है लोक कथा का जन्मस्थली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। सबसे पहले गाथा शब्द का प्रयोग कहाँ देखेले मिलेला? जो गाथा है, लोक गाथा में गाथा शब्द, उसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है उपनिषद में, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद में, तीसरा ऑप्शन है पुराण में और चौथा ऑप्शन है गीता में। तो कहाँ मिलता है देखने को दोस्तों? तो ऋग्वेद में गाथा शब्द देखने को मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद का जो उच्चारण करता होता है उसे होत्री कहा जाता है और ऋग्वेद में ऐसा बहुत सारा जो श्लोक है दोस्तों उसे गा के पढ़ा जाता है। तो और लोक गाथा भी है, उसे गा के पढ़ा जाने वाला गाथा होता है। ठीक है, इस तरह से सबसे पहला अगर आपको प्रयोग देखने को मिलेगा लोक गाथा का तो वह कहाँ मिलेगा? तो ऋग्वेद में मिलेगा। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। लोक गाथा का सबसे सुपट वर्गीकरण के मानल जाएला? लोक गाथा का सबसे अच्छा अर्थात सुपट वर्गीकरण किसको माना जाता है? पहला ऑप्शन है देश कर आधार पर, दूसरा ऑप्शन है भाषा कर आधार पर, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय आधार पर और चौथा ऑप्शन है लिपि कर आधार पर। तो किसके आधार पर सबसे सुपट माना गया है? तो दोस्तों क्षेत्रीय आधार पर जो लोक गाथा का वर्गीकरण किया गया है उसे ही सबसे अच्छा, सबसे बेहतर लोक गाथा माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए अब हम लोग 21 नंबर देखते हैं। डॉक्टर सत्या गुप्ता ने कै श्रेणी में लोक गाथा कर बंटवारा कर है? सत्या गुप्ता के द्वारा लोक गाथा का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया गया है? यहाँ पे लोक गाथा है दोस्तों, लोक कथा और लोक गीत नहीं है, यहाँ पे लोक गाथा है। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि लोक गाथा नहीं पढ़ना है, तो दोस्तों लोक साहित्य का ही एक पार्ट लोक गाथा है, तो ऑटोमेटिक आपको लोक गाथा पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है लोक गाथा का वर्गीकरण सत्या गुप्ता के अनुसार कितने वर्गों में किया गया है। पहला ऑप्शन है 2 वर्ग में, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ग में, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ग में और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ग में। तो कितने वर्गों में किया गया है? तो दोस्तों सत्या गुप्ता के अनुसार लोक गाथा का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। रॉबर्ट ग्रेव्स ने लोक गाथा कर कई विशेषता बताए हैं? अब यहाँ पे लोक गाथा की विशेषता के बारे में हो रही है बात दोस्तों। ठीक है, यहाँ बंटवारा के बारे में नहीं हो रही है, विशेषता के बारे में हो रही है, वर्गीकरण के बारे में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रॉबर्ट ग्रेव्स ने लोक गाथा का कितना विशेषता बताया है? पहला ऑप्शन है 8 विशेषता बताया है, दूसरा 9 विशेषता बताया है, तीसरा 10 विशेषता और चौथा 11 विशेषता। तो कितना विशेषता है दोस्तों रॉबर्ट ग्रेव्स के अनुसार लोक गाथा का? तो लोक गाथा का 11 विशेषता बताया गया है रॉबर्ट ग्रेव्स के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक कथा कर कैठो विशेषता पावल जाएला? यहाँ पे लोक कथा का कितना विशेषता पाया जाता है किसके अनुसार? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 9, तीसरा 7 और चौथा 6। तो कितना पाया जाएगा? तो यहाँ पे 8 पाया जाता है। ठीक है, कृष्णदेव के अनुसार 8 विशेषता पाया गया है लोक कथा का। लोक गाथा का विशेषता हम लोग देखे थे रॉबर्ट ग्रेव्स के अनुसार 11 में, लेकिन यहाँ कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक कथा का विशेषता 8 विशेषता बताया गया है। चलिए हम लोग 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। लोक कथा के परखे कई आधार बताल गेलक है? यहाँ पे अगर आपको लोक कथा को परखना है कि कौन लोक कथा अच्छा है, कौन लोक कथा बुरा है, तो उसको किस आधार पे आप परखिएगा अर्थात जांचिएगा। तो किस आधार पे जांचा जाता है लोक कथा को? तो पहला ऑप्शन है 5 आधार पे, दूसरा ऑप्शन है 6 आधार पे, तीसरा ऑप्शन है 7 आधार पे और चौथा ऑप्शन है 4 आधार पे। तो कितने आधारों पे उसको परखा जाता है, जांचा जाता है लोक कथा को कि कौन सा लोक कथा बेहतर है? तो दोस्तों इसको परखने का, जांचने का जो आधार है वह 6 आधार बताया गया है।
6 आधारों पे आपको लोक कथा को जांचा जा सकता है। थ्योरी पार्ट में इन 6 आधारों को हम अच्छा से चर्चा कर चुके हैं। आप अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप थ्योरी पार्ट अवश्य देखें, वहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। मुंडन कर गीत कौन गीत में आवे न? जो मुंडन गीत है वह गीत किस गीत के अंतर्गत आता है? आपको उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है विविध गीत के अंतर्गत आता है, दूसरा माहवारी गीत के अंतर्गत आता है, तीसरा संस्कार गीत के अंतर्गत आता है और चौथा सामाजिक गीत के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का बहुत सारे संस्कार होता है और उसी में से एक संस्कार है दोस्तों मुंडन, अर्थात जब उसके बाल का मूड़ा जाता है, बाल जब छिलवाया जाता है तो उसे ही मुंडन संस्कार कहते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यह संस्कार गीत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीत कर वर्गीकरण कै श्रेणी में कर ली है? यहाँ पे जो राम नरेश त्रिपाठी है उनके द्वारा लोकगीत ना कह के गीतों को ग्राम गीत कहा गया है और उस ग्राम गीतों का वर्गीकरण वह कितने श्रेणी में किए हैं इसी को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 4 श्रेणी में, दूसरा 6 श्रेणी में, तीसरा 9 श्रेणी में और चौथा 11 श्रेणी में। तो कितने श्रेणी में किए हैं दोस्तों? तो यहाँ पे 11 श्रेणी में ग्राम गीत को बांटा गया है। किसके अनुसार? तो राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। डॉक्टर हरजोग ने मानव समूह कर लोकगीत के का कई है? यहाँ पे डॉक्टर हरजोग के द्वारा मानव समूह का अर्थात पूरे मानव जाति का जो लोकगीत है उसको क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय गीत कहा गया है, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण गीत कहा गया है, तीसरा ऑप्शन है जाति गीत कहा गया है और चौथा ऑप्शन है कोनोनी कहा गया है। तो किसका कहा गया है दोस्तों? तो यहाँ पे ग्राम गीत कहा गया है। ठीक है, ग्रामीण गीत। यहाँ पे मानव समूह के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे ग्रामीण गीत की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर हरजोग के द्वारा। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 12 मासा कौन तरह का गीत है? क्या जो 12 मासा है दोस्तों वह किस तरह का गीत है? यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 मासा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है संस्कार संबंधी गीत है, दूसरा ऑप्शन है वर्त संबंधी गीत है, तीसरा ऑप्शन है क्रिया संबंधी गीत है और चौथा है सौभे। तो दोस्तों यह जो 12 मासा है अर्थात प्रत्येक मास में कुछ ना कुछ संस्कार हम लोग के द्वारा आयोजन किया जाता है, इसलिए इसे संस्कार गीत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इस तरह से यह ऋतु गीत नहीं है, यह संस्कार गीत के अंतर्गत इसे माना गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने 29 नंबर। जितिया पर्व कौन महीना में मनाल जाएला? जितिया पर्व किस महीना में मनाया जाता है? या झारखंड पेपर के में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, जीएस वाले पेपर में भी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नागपुरी का ये नहीं है, यह जीएस वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है झारखंड से रिलेटेड प्रश्न में। तो पहला ऑप्शन है आसीन माह में मनाया जाता है, दूसरा कार्तिक में मनाया जाता है, तीसरा अगहन में और चौथा फागुन में। तो किस महीना में मनाया जाता है जितिया? तो जितिया आसीन में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आसीन को ही अश्विन महीना कहा जाता है, लेकिन नागपुरी में आसीन ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए हम लोग 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विवाह गीत कौन रस में आवे ना? जो विवाह गीत है वह विवाह गीत किस रस के अंतर्गत आता है? जो गीतों का रस के आधार पर वर्गीकरण किए हैं तो उसमें से विवाह गीत को किस रस के अंतर्गत रखेंगे? पहला ऑप्शन है वीर रस के अंतर्गत, दूसरा है करुणा रस के अंतर्गत, तीसरा है श्रृंगार रस के अंतर्गत और चौथा है शांत रस के अंतर्गत। तो जो विवाह गीत है दोस्तों उसे श्रृंगार रस के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि इसमें साज सजावट होता है, इसमें तैयारी वगैरह होता है, इसलिए इसे श्रृंगार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। झंझाइन गीत कौन अवसर पर गावल जाएला? जो झंझाइन गीत है वह किस अवसर पे गाने की व्यवस्था प्रचलित है हमारे समाज में, उसी को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ब्याह के समय में,
दूसरा ऑप्शन है पुत्र जन्म के समय में, तीसरा ऑप्शन है विदाई के समय में और चौथा ऑप्शन है सौभे समय में। तो किस समय में गाया जाता है दोस्तों जनजाइन गीत? तो जनरली यह पुत्र जन्म के उपरांत यह गाए जाने वाला एक प्रकार का गीत है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, नागपुरी लोकगीत में नी भेटायला। नागपुरी लोकगीत में क्या नहीं मिलता है, क्या नहीं भेंट होता है? श्रम गीत नहीं मिलता है, दूसरा है गुदना गीत नहीं मिलता है। गुदना गीत क्या होगा दोस्तों? जो भी आजकल टैटू बनाने का जो व्यवस्था प्रचलित है उसे हमारे अगर नागपुरी समाज में देखेंगे तो यह बहुत ही प्राचीन काल से हमारे समाज में व्याप्त है, लेकिन यह अभी मॉडर्न ख्यालों में, मॉडर्न युग में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे यह मॉडर्न नहीं है दोस्तों, यह पूरी तरह से हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। अगर आप लोग हमारे समाज में अच्छे से देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो हमारे यहाँ की औरतें जो होती है वह गुदना किए हुए होती है, ठीक है, अर्थात अपने हाथों पे क्या करती है, टैटू वगैरह, लेकिन उन लोगों का टैटू एक चूड़ी के समान बनाया हुआ होता है। तो यह बहुत पुराना संस्कृति है हमारे का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है शास्त्रीय गीत नहीं मिलता है, चौथा ऑप्शन है झूमर नहीं मिलता है। तो दोस्तों हम लोग तो बात कर चुके हैं कि गुदना हमारे यहाँ प्रचलित है, श्रम से संबंधित भी गीत हमारे यहाँ मिलता है और झूमर तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो झूमर भी है। इस तरह से कौन नहीं मिलता है? तो हमारे यहाँ अगर नागपुरी गीत में देखेंगे, लोकगीत में, तो शास्त्रीय गीत नहीं मिलता है। यह आधुनिक व्यवस्था की देन है, यह शिष्ट साहित्य में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, खेमटा के मनक राग है कै। खेमटा जी गीत जो है वह किसका गीत राग है? आपको बताना है। देखिए दोस्तों, खेमटा अगर देखा जाए ऑन जनरली तो यह मर्द लोगों का गीत है, लेकिन वर्तमान में खेमटा ऐसा हो गया है कि इसे दोनों लोगों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। यह मर्दों के द्वारा भी गाया जाता है और औरतों के द्वारा गाया जाता है। इस आधार पे यह दोनों का गीत हो जाएगा। कोई एक स्टूडेंट है, उन्होंने हमसे पूछा था कि खेमटा किस लोक का गीत है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यह जनाना और मर्दाना दोनों तरह का गीत राग है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने 34 नंबर, व्रत उपवास कथा कैसन साहित्य में आवे ना। जो व्रत करना है, उपवास करना है और उपवास इन सभी से संबंधित जो कथा होगा वह किस साहित्य के अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन है आपका दर्शन साहित्य के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है लोक साहित्य के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन है शिष्ट साहित्य के अंतर्गत और चौथा ऑप्शन है इकर में से कोई नहीं। तो किस में आएगा दोस्तों? तो यह लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। जो भी व्रत उपवास वाला कथा जो संबंधित है वह आपका लोक साहित्य के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न, डंडई धरा गीत कौन बेरा गावल जाएला। जो डंडई धरा है वह किस समय गाने वाला गीत है? आपको समय बताना है, बेरा अर्थात समय, ठीक है, किस समय गाने वाला यह गीत है? बरखा ऋतु में गाने वाला गीत है, बसंत ऋतु में गाने वाला गीत है, जाड़ा में गाने वाला गीत है या चौथा ऑप्शन गर्मी में गाने वाला गीत है? तो दोस्तों डंडई धरा जो है यह उदासी के समान ही एक प्रकार का गीत है। जो गर्मी में हालत खराब हो जाता है जब किसानों का, तो वह अपने कमर में हाथ रख के एक प्रकार का जो गीत गाता है उसे ही डंडई धरा गीत कहते हैं। तो यह गर्मी में गाया जाने वाला गीत है, वह गर्मी के उमस में अपना बदहाली को बयां करता है इस गीत के माध्यम से। इस तरह से यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, केकर अनुसार लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। यह किसका कथन है कि लोकगीत जो है वह स्वतः जन्म लिया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार, तीसरा ऑप्शन है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अंतर्गत और चौथा ऑप्शन है कृष्णदेव उपाध्याय के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत ऐसा है दोस्तों? तो यहाँ इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा गया है कि जो भी लोकगीत है उसका जन्म स्वतः ही हुआ है, इसे किसी व्यक्ति के द्वारा जन्म नहीं दिया गया है या अपने आप किसी सभ्यता ने भी इसका जन्म नहीं दिया है, या अपने आप क्या है कि मानव के हृदय गान से फूट पड़ा है। इस तरह से इसका स्वतः जन्म माना है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न आते हैं 37 नंबर,
खेमटा गीत राग कर लोकप्रियता कौन क्षेत्र में बग रहा है? खेमटा जो गीत है दोस्तों उसका सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रियता देखेंगे तो वह किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन है गोला और रामगढ़ क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है पंचपरगना क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है सिमडेगा गुमला क्षेत्र में और चौथा है लोहरदगा क्षेत्र में। पंचपरगना क्षेत्र यहाँ पे दोस्तों बुंडू तमाड़ वाले क्षेत्र को पंचपरगना क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेमटा अगर कहीं देखने को मिलता है तो इसी क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, और यहीं पे यह लोकप्रिय है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। नागपुरी संस्कृति में कैठो संस्कार कर जानकारी है। नागपुरी संस्कृति में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग का हिंदू संस्कृति में तो कितने संस्कारों की बात हुई है, तो इसी तरह नागपुरी में भी उन संस्कारों की चर्चा हुई है। तो हम लोग कितने संस्कार को जानते हैं? तो 16 संस्कार को जानते हैं दोस्तों, ठीक है। और यह 16 संस्कार मृत्यु जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत में होने वाला संस्कार है और उन संस्कारों को 16 वर्गों में बांटा गया है। तो नागपुरी संस्कृति में भी यही 16 संस्कार विद्यमान है जो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। वैदिक गीत मन रचना सबसे पहले कहाँ हुए है? अगर हम लोग वैदिक गीतों का अध्ययन करेंगे, वैदिक गीतों दोस्तों यहाँ पे वेद की बात हो रही है, ठीक है। तो वेदों में अगर गीत की रचना आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले वह गीत आपको किस वेद के अंतर्गत मिलेगा, उस वेद का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, चौथा ऑप्शन है संगीत शास्त्र। और दोस्तों यह प्रश्न जो है यह यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है, आईबी में भी पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। सामवेद में जो है वह गीत की तरह गाया है, अर्थात गायन वाला जो वेद है उसे सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। यही प्रश्न पूछा जाता है कौन से गीत में कौन सा वेद है जिसमें कि आपको गायन विद्या समाहित है, तो किसमें है? तो सामवेद में है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नागपुरी लोकगीत मन में भक्ति कर कैठो धारा देखल जाएला। यहाँ पे नागपुरी लोकगीत में भक्ति का कितना धारा है उस भक्ति के धारा को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1 धारा, दूसरा ऑप्शन है 2 धारा, तीसरा ऑप्शन है 3 धारा और चौथा ऑप्शन है 4 धारा। तो कितने धारा में है भक्ति का कितना धारा है दोस्तों आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है, या आप लोगों के लिए यह प्रश्न छोड़ा गया है। अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा तभी हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ाई में सीरियस हैं और मेरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखने और समझाने के लिए आप लोग कमेंट अवश्य करें। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वे लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा ले। और जो भी नए व्यूअर हैं और जो पुराना वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके पुराना वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। हम लोग का दोस्तों पूरा लोकगीत खत्म हो चुका है, लोक साहित्य भी आज खत्म हो गया है, बनकेवरा पूरा खत्म हो चुका है, ग्रामर का सिर्फ कुछ पार्ट बाकी है और कहानी का भी लगभग खत्म है। 2 से 3 कहानी बाकी है तो उसे भी हम लोग 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का नागपुरी का लगभग 80 से 85% तैयारी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों का जिम्मेदारी है कि यह जो वीडियो लेक्चर आप लोग के पास पड़ा हुआ है यूट्यूब में इसे जाके अच्छे से देखें। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे दोबारा देखें। दोबारा जब देखिएगा तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा और अपना समझ जो अपना तैयारी है उसको आंकने के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़े, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को फायदा मिलेगा। और जो लोग भी एक वीडियो देखे हैं अगर पसंद आया है यह वीडियो लेक्चर तो आप लोग दोस्तों इसे लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।